क्या बोल रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ये बोल रहा हूँ कि भाई इतना सारा अभी डाइवर्सिटी देखा है ना, डाइवर्सिटी कितना देखा कि भाई इतने सारे फैक्टर्स में, फिर उनमें खुद में, फिर उनमें के भी अंदर इतनी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल रही। तो फिर भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस यूनिटी को जन्म देते हैं, है ना, फैक्टर्स लीडिंग टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी इतनी यूनिटी क्यों, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का मतलब, देखो हमारे यहाँ जो पूरा इंडिया गवर्न होता है, समझेगा, पूरी कंट्री जो गवर्न होती है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, समझेगा, क्लियर है। इवन अगर हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है वो क्या फॉलो करते हैं, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, समझेगा भाई, उनको डिसेंट्रलाइज करके रखा है, समझेगा। बट जो गवर्नेंस है ना, जो नेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो कैसा है, यूनिफॉर्मिटी है उसमें, समझेगा। भले ही 3 टियर स्ट्रक्चर है बट वो 3 टियर स्ट्रक्चर भी विद इन लॉज, एक यूनिफॉर्म लॉज है उसके तहत काम करते हैं, समझेगा। उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी स्टेट मनमानी नहीं कर सकता अपने, उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही काम करना पड़ेगा। हमने 3 टियर स्ट्रक्चर रखा है, जहाँ जहाँ जरूरत है डिसेंट्रलाइज करके रखा है, पावर दे के रखा है, समझ में क्या। तो मतलब क्या है कि उसके कारण क्या होता है, एक पूरा नेशनल गवर्नेंस कैसा होगा, उसका फ्रेमवर्क हमारे यहाँ कैसा है, एक तरीके से यूनिफॉर्म है, समझ में, मोर और लेस यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी देता है किसको, सिटीजन्स को, है ना, कम्युनिटीज को, ग्रुप को, काहे को लेकर के, भाई उनके फेथ को लेकर के, उनके बिलीफ को लेकर के, उनको प्रैक्टिस को लेकर के, समझ में, इन सब चीज़ों को लेकर के, इवन सिर्फ अधिकार नहीं देता उसको, फंडामेंटल राइट दे रहा है ना, और वो भी गारंटी करता है, समझा, अपने सिटीजन्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर, सेक्स, क्लास, कास्ट, रिलीजन, है ना, इनसे उठ करके उनको सबको समान ट्रीट करता है। उनको भाई बहुत सारा, जैसे आपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी पढ़ा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, फंडामेंटल राइट्स उनको दे के रखा है, समझ में क्या, सबको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करके रखा है ना, उनको रिकॉग्नाइज करके रखा है, किसी के साथ साथ भेदभाव नहीं होता, सबके साथ इक्वालिटी को प्रमोट करता है ना, सबके इक्वल राइट्स हैं। इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, ये बहुत हद तक ये फैक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे क्या होता है कि भाई लोगों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर दिया हो पैन स्केल पर इंडिया में, समझ में कि ये चीज़ बाकी कंट्रीज़ में हुई है, सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ गई, बट इंडिया में नहीं आई। उसके पीछे का यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, सबको इंडिपेंडेंस दे के रखी है, सब अपने तरीके से अपना प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और स्पीच कर सकते हैं, जो चाहिए, जो जैसा आपको रहना है, आपको रिलीजन फॉलो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। उसके साथ साथ जो नॉन रिलीजियस हैं जैसे ट्राइबल पीपल्स, उनके राइट्स का भी बहुत सारा रक्षा किया जाता है। आपने देखा होगा 6 शेड्यूल में पढ़ा है हम लोगों ने, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इवन ये सब जो आपने देखा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसमें जो पेशा वगैरह है, इससे काफ़ी हद तक उनको पावर दे के रखा है। तो वो उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते हम, जिससे उनको ऐसा लगे कि भाई हमको हमारा यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट यहाँ पर सर्व नहीं होते, प्रोटेक्ट नहीं होते, तो हमको अलग हो जाना चाहिए। उसको हमने काफ़ी हद तक क्या कर दिया है, टैकल कर लिया है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, दूसरा ये बोल रहा हूँ कि रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि भाई को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ रहना, और ये कब होगा, जब टॉलरेंस होगा। और इंडिया की सोसाइटी का क्या फीचर पड़ा था कि भाई वो टॉलरेंट सोसाइटी। तो जो रिलीजन टॉलरेंस होता है इंडिया में, रिलीजन को लेकर के जो टॉलरेंस है हमारे देश में, वो सबसे यूनिक फीचर है हमारा इंडिया का, समझा गया। इसी के कारण मल्टीपल रिलीजन क्या होती है, को एग्जिस्ट हो सकती है इंडिया में, है ना। मल्टी कल्चरलिज्म बताया था मैंने आपको कि भाई मल्टी कल्चर एग्जिस्ट होते हैं, और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे से हार्मनी में रहते हैं, एक दूसरे के जो कल्चर फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं, फॉलो करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि भाई उसमें एनरिचमेंट और आता है, ये हमने देखा, समझा गया। तो भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का, वो है रिलीजियस टॉलरेंस। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर के फ्रीडम ऑफ रिलीजन है
है ना। आप रिलीजियस प्रैक्टिस आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करके रखा है, आपको वो एक फंडामेंटल राइट दे के रखा है। इसके अलावा स्टेट को क्या बोला है, स्टेट को बोला गया है कि भाई स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, है ना। किसी भी रिलीजन को आप एक तरफा फेवर नहीं कर सकते, समझ में, आपके लिए सारे रिलीजन इक्वल होंगे। तो स्टेट भी यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के पॉलिसी नहीं चलाता है। जब ऐसा नहीं चलाता है तो वो इक्वल प्रेफरेंस देगा सारे रिलीजन को। तो इंडिया में क्या होता है, सारे रिलीजन को इक्वल प्रेफरेंस मिलते हैं स्टेट की तरफ से, जिसके कारण क्या हो रहा है, सारे रिलीजन यहाँ पर को एग्जिस्ट होते हैं, एक साथ रह सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। सारे इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा जो देश है उसमें इतने सारे रिलीजन एग्जिस्ट हो सकते हैं, वो भी एक साथ, और वो भी इतने 70-80 साल के इतिहास में, अभी जब से देश आज़ाद हुआ तब से, और उसके पहले भी कब से हजारों साल से ये चला आ रहा है, समझा क्या ना। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा रीजन है रिलीजन टॉलरेंस। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ इंटर स्टेट मोबिलिटी का, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इंटर स्टेट मोबिलिटी। इंटर स्टेट मोबिलिटी का मतलब क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या हमको गारंटी दे के रखा है, हमको फंडामेंटल राइट दी है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 19(1)D। इसमें क्या है, हमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है थ्रू आउट द टेरिटरी, समझ में क्या। जब हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है थ्रू आउट द टेरिटरी, और लोग एक दूसरे के एरिया में जाते हैं, घूमते हैं, समझते हैं, देखते हैं, है ना, पूरी टेरिटरी को थ्रू आउट द टेरिटरी मूवमेंट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, सेंस ऑफ यूनिटी आती है, ब्रदरहुड आता है, क्योंकि भाई अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आपस में हमेशा इंटरेक्ट होते रहते हैं। मैंने क्या बताया, जब आप आइसोलेशन में रहोगे तब दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हम कैसे रह रहे हैं, हम तो भाई फ्रिक्वेंट मूव कर रहे हैं ना, तो उससे भाई एक दूसरे को समझते भी हैं, जानते भी हैं। इसके कारण क्या होता है, सेंस ऑफ यूनिटी आती है, ब्रदरहुड आता है, समझा क्या ना। उसके साथ साथ मैंने क्या बताया, इंडिया में कैसा है, यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म जो लॉ है ना, जो पैटर्न होता है, भाई ऐसा नहीं होगा आईपीसी वहाँ पे फॉलो होगी, छत्तीसगढ़ में तो मध्य प्रदेश में नहीं होगी, है ना। पीनल कोड है ना, वहाँ पर आईएएस होंगे तो यहाँ पर आईएएस नहीं होंगे, ऐसा नहीं। हमने क्या किया है, जो पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, पीनल कोड है, इन सबको यूनिफॉर्म करके रखा है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज में मैंने आपको बताया, तो इससे क्या होता है, पैरोकियल सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा उनको बढ़ावा नहीं मिलता, है ना। इसमें ऑल इंडिया इंटरेस्ट पे लोग काम करते हैं, और जिसके कारण क्या होगा इसके कारण एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना। यूनिफॉर्मिटी काहे को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, क्लियर है। उसके साथ साथ जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पॉलिसी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, वो लगभग यूनिफॉर्म रहती हैं। तो भाई कोई भी दिक्कत होगी तो सारे देश में होगी, और कोई भी अगर अच्छा हो रहा है तो सारे देश में यूनिफॉर्मली होगा। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि भाई रिलेटिव डेप्रिवेशन वगैरह और ये जो सोशल आइसोलेशन वाली चीज़ होती है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, और हम काफ़ी हद तक उस चीज़ को टैकल करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये बात आपको याद रखना है इंटर स्टेट मोबिलिटी से, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा हूँ मैं, चौथा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में मतलब क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सिक्योर करके रखा है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, है ना। हर स्टेट, हर रीजन इंडिया में, हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोगों को फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, समझ में। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 301 में, है ना, जब सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप देख रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि भाई पूरे इंडिया में आप थ्रू आउट द टेरिटरी सारे ट्रेड वगैरह, कॉमर्स, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अभी रिसेंटली क्या हो गया, जीएसटी हो गया। जीएसटी आने के बाद वन कंट्री वन टैक्स, है ना, वन मार्केट, ये सब लॉन्च हो गया है। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से जब पूरी हम यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, उससे क्या होगा कि भाई यूनिटी बढ़ेगी, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, क्योंकि सबको फ्रीडम ऑफ इंटीग्रेशन है, सबको वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, सबके लिए वही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से यूनिटी को प्रमोट होता है ना, यूनिटी प्रमोट होती है, समझ में क्या। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या बोल रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट, इसके अलावा होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूशंस ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। अब देखो, इंडिया में मैंने क्या बताया था, इंडिया में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं।
चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ नॉर्थ में देख लो आप, रामेश्वरम साउथ में देख लो, जगन्नाथपुरी जो है ईस्ट में है और द्वारका वेस्ट में। ये इसने बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया है यूनिटी बनाए रखने में, है ना। हम क्या करते हैं भाई, 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा मूवमेंट हिंदू सोसाइटी है, मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं इंडिया में, समझना कि 80% के आसपास जो पॉपुलेशन है, वो तो आपस में हमेशा इंटरेक्ट होती रहती है ना। और इनका लगभग पूरे हिंदुइज्म में सेम कल्चर है, और सेम कल्चर होने के साथ साथ सेम बिलीफ होती है, सेम आइडियोलॉजी होती है। जब सेम बिलीफ, सेम आइडियोलॉजी और सेम डेटीज को आप मानते हो, समझना क्या, वही होली रिवर्स है ना, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, है ना। उन्हीं होली रिवर्स में हम जा करके बाथिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, नदियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारा। इसीलिए हमारे में क्या होता है कि भाई पिलग्रिमेज का कंसेप्ट होता है, तो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ये पिलग्रिमेज के कंसेप्ट को बहुत फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है पीपल का, और मूवमेंट के क्या होता है कि भाई एक तरीके से कल्चरल यूनिटी आती है। जब मूवमेंट होगा तो लोगों के बीच में क्या होती है, कल्चरल यूनिटी आती है। और जब कल्चरल यूनिटी आती है तो वो बांध के रखा हुआ है ना, अलग नहीं होना चाहते ना। अलग हो जाएंगे तो फिर भाई अगर उनके में सेंस ऑफ थोड़ा सा ये आ जाए कि हमको अलग होना है, जैसे सोचो पुरी है, अगर वो बोल दे कि हमको इंडिया से नहीं रहना है, तो फिर इतने लोग यहाँ पर जो लोग वापस में पुरी में जाते हैं वो सब कैसे जा पाएंगे फिर, है ना। वो सब अब फिर मूवमेंट कम हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगा तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाई उनकी इकॉनमी वगैरह भी उसी से चल रही है, तो फिर वो क्यों अलग होगा, ठीक है ना। वो तो ये सब चीज़ें क्या होता है, एक तरीके से कल्चरल यूनिटी को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक रिलीजन है जो इतने वास्ट में, मतलब इतने वास्ट स्ट्रेच में फैला हुआ है, और अगर उनकी फेथ, बिलीफ, रिचुअल्स, वर्शिप ये सब कॉमन होते हैं और उनके बीच में फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है, तो भाई यूनिटी तो बनी रहनी है। और जब यूनिटी बनी रहेगी तो फिर हम ऐसा थोड़ी बोल सकते कि भाई वो अलग थलग हो जाएंगी, है ना। वो उन चीज़ों को काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर देता है, सेपरेटिज्म को, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि ये पिलग्रिमेज वगैरह का जो ये कंसेप्ट था उसको कैसे ये होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक। इंडिया में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये इंडिया में इतने फेयर्स और फेस्टिवल होते हैं, जैसे दिवाली होती है, वो हिंदू में पूरे इंडिया में जितने भी हिंदू होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इवन मुस्लिम्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिश्चियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जो प्रेयर शॉप्स होती हैं वो मुस्लिम्स लोग के द्वारा चलाई जाती है, समझ में क्या। जो ईद है, क्रिसमस है, वो थ्रू आउट द इंडिया उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो भाई रिलीजन को लेकर के आपको पूरी इंडिपेंडेंसी है ना। सेलिब्रेशन ऑफ जो ये रिलीजियन फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिसमस होते हैं, वो हिंदूज भी फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स भी फॉलो करते हैं, समझ में। और उसके अलावा क्रिश्चियंस तो करते ही करते हैं। तो भाई हमारे यहाँ जो सेलिब्रेशन है वो इंटर रिलीजियस सेलिब्रेशन होता है, समझ में क्या। इंटर रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स के साथ साथ बहुत सारे फेयर्स होते हैं, जैसे पुष्कर का मेला आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े मेले लगते हैं, समझ में क्या। इवन जो टाउन्स में भी मेले लगते हैं, मेले में क्या होता है कि भाई बहुत लोग आकर के मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का सोशल इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन के साथ साथ जब ये सब चीज़ें होगी तो आपको पता है ना, जब मैंने बताया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, तो उसके कारण क्या होगा, यूनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो फेयर्स एंड फेस्टिवल होते हैं इंडिया में, इतने हर देखना आपको हर रीजन में हर साल आपको फेयर्स एंड इतने सारे फेस्टिवल होते हैं। होली देख लो आप, सब मनाते हैं, दिवाली देख लो सब मनाते हैं, क्रिसमस देख लो सब मनाते हैं। तो इंटर रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, समझ में क्या। और इसके कारण जो लोकल कस्टम है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से फोक कल्चर होता है उसको भी अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई लोगों को ये सब लगता ही नहीं है कि भाई हम थोड़ा सा अलग थलग है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सारे कल्चर, सारे फेस्टिवल फ्लरिश होते हैं, सबके लिए आज़ादी है, सब अपने अपने तरीके से मानते हैं। जब आप किसी पर रोक टोक लगाओ तब फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो जब ऐसा होगा तो फिर वो अलग थलग होने की बात करेंगे, तो फिर वो डाइवर्सिटी के लिए तो अच्छा है, बट वो यूनिटी के लिए खतरा हो जाता है ना। इसीलिए मैं बोला था कि आइसोलेशन नहीं चाहिए, है ना, इंटर हार्मनी चाहिए।
और सब यहाँ पर क्या हो रहा है वही चीज़ अच्छे से है। इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद इतने सारे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है फिर भी हमारा यूनिटी बना हुआ है, समझा क्या। वही चीज़ अगर यूरोप में देखो तो इतनी सारी जितनी डाइवर्सिटी थी उतने देश वहाँ पे बन गए। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों की कमी थी वहाँ पे, समझा क्या। चार धाम वगैरह होता था नहीं, रिलीजन जैसा कोई इतना वास्ट स्ट्रेच में रिलीजन तो फैला था पूरे यूरोप में, बट उस रिलीजन को बाइंड करने के लिए जैसे कि कल्चर, फेस्टिवल, ये सब चीज़ें वहाँ पर उतनी डाइवर्सिटी नहीं थी, जिसके कारण वो टूट गया। और लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण वो टूट के अपना एक अलग अलग राष्ट्र बना लिया। बट हमारे यहाँ इन सब चीज़ों के कारण भी सबको इक्वली रेस्पेक्ट मिलता है, तो वो इस हद पर नहीं जाते हैं कि उनको अलग से वो करना पड़े, तोड़ करके अलग बनाना पड़े, समझेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, 7th पॉइंट क्लाइमेट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्लाइमेट इंटीग्रेशन है पूरे इंडिया में ही ना। पूरे इंडिया में ही अगर मैं बात करूँ तो एक ही क्लाइमेट फॉलो होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट, है ना। मॉनसून पे पूरा जो फ्लोरा और फौना है पूरे इंडिया का, है ना, पूरे इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इवन इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश ले लो आप, पाकिस्तान ले लो, ये सब में ही मॉनसून क्लाइमेट है। तो इसने क्या किया, यही अफेक्ट करता है यहाँ की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को, यहाँ की जो लाइफ ऑफ पीपल होती है, यहाँ की जो फेस्टिविटीज़ होती हैं, समझा क्या। वो देखो आप जितने भी अपन फेस्टिवल्स मनाते हैं, ओणम, पोंगल, ये सब काहे पे आधार पर होते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी देख लो, बिहू वगैरह जो होते हैं असम के, वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मानसून से ही रिलेटेड है। तो क्लाइमेट इंटीग्रेशन में मानसून ने एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया है। हम सब क्लाइमेट को लेकर के एक तरीके से इंटीग्रेट हो चुके हैं, है ना भाई। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो लगभग वैसी है ना, वही मानसून पर ही डिपेंडेंट है, नॉर्थ ईस्ट का भी, हमारा भी, पूरे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो क्लाइमेट जो एक मानसून है उसने हमको बाइंड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसके अलावा हिमालय जो एक बैरियर की तरह काम करता है, उसने इस देखो ये है हिमालय, ऐसे समझो जो फिजियोग्राफी है इंडिया की। देखो फिजियोग्राफी की बात कर लो, अब फिजियोग्राफी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हिमालय है, समझा क्या। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो पानी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाले पूरे एरिया में, यहाँ पे पूरे में वाटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता, है ना, बहुत कम वो यूरोपियंस ही आए थे बस, और यहाँ से भी कोई नहीं एंटर कर सकता। और ये देखो पूरा हिमालय ऐसा है, समझ गए, ये है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर सुलेमान किरथार रेंज है, ये हिमालयाज हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से ये ईस्ट इधर चले जाओ, इधर से बैरियर है अराकान योमा, बीच में ये वाला पूरा एरिया क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसने आइसोलेट करके रख दिया था, समझे, आइसोलेट करके रख दिया। तो वही बाहर का जो इन्फ्लुएंस था हमारे यहाँ कम हुआ, और यहाँ पर लोकल कल्चरल ज़्यादा इवॉल्व हुए, जिसके कारण ये फिजियोग्राफी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और जिसने क्या हो गया कि बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं था, और जिसके कारण ये हम एक तरीके से बाइंड होकर के रखे। इसके अलावा मानसून का एंगल आपको बता दिया, पूरा का पूरा इंडिया एक ही क्लाइमेट के अंडर में इन्फ्लुएंस में रहता है। तो जो लिविंग पैटर्न है ना भाई, लिविंग पैटर्न है वो लगभग सेम है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड सिनेमा। स्पोर्ट्स एंड सिनेमा, यहाँ पर जैसे क्रिकेट ले लो, क्रिकेट पूरे इंडिया में फॉलो है, सिनेमा पूरे इंडिया में एक ही सिनेमा चलता है। तो इसके कारण क्या हो गया, ये एक जो पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात करें इंडिया में, ये जो स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, इसने क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा है जो इंडिया की इतनी वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है, समझेगा। सिनेमा अब जैसे मूवीज़ है, वो हर रिलीजन एक ही, हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग, हर जो एथनिसिटी के लोग हैं उसी सिनेमा से इन्फ्लुएंस होते हैं, वही बोलचाल होगी उनकी, जिसको देख करके वो अपने आप को उसमें वैसा बनने का कोशिश करते हैं। तो भाई सिनेमा है, और ये जो स्पोर्ट्स है पूरे इंडिया में, इसने क्या करके रखा है, मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनको एक तरीके से उसी आइडियोलॉजी को लेकर के इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी चीज़ को लेकर के उन पे जो रहता है देखते हैं, उसी चीज़ को समझते हैं। तो उसमें से क्या होता है, हमारे इंडिया का कल्चर भी दिखाती है, समझा क्या। तो भाई हमारी जो डाइवर्सिटी है कल्चर को लेकर के, उन सब चीज़ों को भी ये हमारी जो सिनेमा है उसके द्वारा दिखाया जाता है। तो भाई ये सब चीज़ों ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके कारण इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम क्या है, एक थ्रेड में बंधे हुए हैं, एक ही लैंड है उस पर बने हुए हैं, अलग अलग बनने का कोशिश नहीं करते हैं, समझना क्या।
तो भाई ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, ये आप याद रखना कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी उसको बाइंड करके रखी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या फैक्टर्स लीडिंग टू या फिर थ्रेटनिंग टू यूनिटी ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि थ्रेटन करते हैं हमारे देश की जो यूनिटी है उसको। तो सबसे पहला फैक्टर जिसमें आता है जिसको हम बोलते हैं रीजनलिज्म, है ना, रीजनलिज्म। ठीक, अब रीजनलिज्म का मतलब क्या है? रीजनलिज्म का मतलब होता है कि भाई हम एक पर्टिकुलर रीजन है उसके इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हैं, वो भी काहे के ऊपर? नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब रीजनलिज्म क्या होता है? मतलब देखो, नेशनल इंटरेस्ट मतलब पूरे देश का हित सोचना, लेकिन जब हम क्या करने लगे किसी एक रीजन के हक को, मान लो कि भाई ये एक कंट्री है और इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन के लोग जब ये समझने लगे कि हमारा आपस का जो इंटरेस्ट है ना, मतलब जो हमारा रीजनल इंटरेस्ट है, ये रीजनल इंटरेस्ट है, ये रीजनल इंटरेस्ट बड़ा है काहे से? नेशनल इंटरेस्ट, है ना। जब ये फीलिंग आने लगती है तो इसको बोल देते हैं हम कि भाई ये रीजनलिज्म होने लगता है। सेपरेट चैप्टर है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी समझ लो क्या होता है। रीजनलिज्म का मतलब होता है रीजन के इंटरेस्ट जब नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगते हैं लोगों के लिए, और लोग यहाँ पर जो उनकी जो वो होती है मतलब इमोशंस अटैच होते हैं अपने रीजन से होते हैं रेदर देन नेशनल, समझ में क्या। इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपने रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के मतलब कंपैरिजन में। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको थ्रेट पड़ता है, समझ में। लोगों की टेंडेंसी होती है सेपरेशन की, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन होती है वो रीजनल डिमांड्स के वजह से, रीजनल एजुकेशन की वजह से ये दिक्कत में आने लगती है, समझ में क्या। जैसे कि रीजनलिज्म, कश्मीर में रीजनलिज्म को लेकर के नागालिम जो बोल रहे थे कि भाई हमारा रीजन अलग है, हमारे इंटरेस्ट अलग है, हमको अलग होने दो। रीजनलिज्म जन्म देता है आपको सिसेशनिज्म को, समझ में, जो टूटने को बोलते हैं हम, जब डिवाइड टूटता है रीजन। तो भाई रीजनलिज्म मतलब जैसे कि मान लो कि भाई अभी एक पर्टिकुलर रीजन के लोग डिमांड करने लगे कि हमारा इंटरेस्ट अलग है आपसे, जैसे बुंदेलखंड ले लो, बघेलखंड ले लो, समझ में गए। ये जो रीजनलिज्म होता है ये एक लिमिट तक अच्छा होता है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम फॉर्म में जाना लगता है तो ये देश के लिए खतरा हो जाता है, इससे सोशल कोहेसिवनेस कम होती है। जैसे कभी सुना है ना कि भाई मराठी लोग जब बिहारी और यूपी से जो लोग आते हैं उनके अगेंस्ट हॉस्टाइल रहते हैं, तो ये क्या है? मराठीज अपने ये एरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो है, भाई बाहर के लोग आते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम करती है। ऐसा अक्सर न्यूज़ में बताता रहता है कि रीजनलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ता है इंडिया में, बहुत सारे रीजन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग जब दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के लोगों को ऐसा बोला, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग भी ऐसे में बहुत अपने आप को डिप्राइव्ड ऑफ समझते हैं, तो फिर उनके अंदर भी एक रीजनलिज्म की भावना आती है कि भाई हम अलग हैं, आपसे अलग हैं, और फिर इसीलिए हमको आप कहाँ इंटीग्रेट करके रखे हो, हमारा अलग वर्चस्व है, हमारा अलग इंडिपेंडेंस हो रहा है। तो फिर ये नागालिम और ये सब जो आप इशूज़ देखते हो ये सब होते हैं, समझ में गया। तो रीजनलिज्म क्या है, बस इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए क्या समझो, ऐसा जहाँ पर रीजनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाएंगे, जब ऐसा होगा तो यूनिटी नहीं रहेगी, इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, ये थ्रेट है, डिसइंटीग्रेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिक्स, है ना। नेक्स्ट है इंडिया में पॉलिटिक्स। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो मतलब आप खुद ही जानते हो, मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर पॉलिटिक्स जो होती है कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के होती है ना। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं अपने वोट बैंक के लिए सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करते हैं, समझ में क्या। सोसाइटी को कैसे डिसइंटीग्रेट करते हैं? कास्ट के आधार पर, समझ में क्या, रिलीजन के आधार पर, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, कास्ट पॉलिटिक्स होती है ना। इन इन चीज़ों के इन चीज़ों का वोट बैंक बना करके वो टारगेट करते हैं लोगों को, समझ में क्या। और इतना ही नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि भाई वायलेंट प्रोटेस्ट, है ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके साथ साथ कई बार माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, जैसे कि भाई एक मेजोरिटेरियन व्यू को इम्पोज कराना, तो ये सारी चीज़ें भी इंडियन पॉलिटिक्स में है।
इनसे क्या होता है, इनसे ये होता है कि भाई जो माइनॉरिटी सोसाइटीज़ है, माइनॉरिटी सेक्शन के जो लोग हैं अपने आप को एलिनिएटेड समझते हैं, है ना, वो आइसोलेशन में रह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कि आपने देखा कई बार प्रोटेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन बायसनेस दिखाता है ना, कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तरफ वो इंक्लाइंड होता है, दूसरी कम्युनिटी के प्रति हॉस्टाइल होता है, ऐसा देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। तो वायलेंट प्रोटेस्ट और फिर इसके बाद ये जो इंक्लिनेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, समझ में क्या, इसके अलावा जो मेजोरिटेरियन व्यू को इम्पोज कराना माइनॉरिटी ग्रुप पर, तो इसके कारण क्या होता है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उन पर एक फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट आता है ना, वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनका ट्रस्ट थोड़ा सा डेफिसिट होने लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, समझ में, उनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी होगा हमको ही टारगेट किया जाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को एलिनिएटेड समझते हैं। इससे क्या होता है, जो सोशल फैब्रिक है वो कमज़ोर होता है, फीलिंग ऑफ इनमें से जो आइसोलेशन है, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन है, ये आता है उनमें, है ना, डेप्रीविएशन का फीलिंग आता है। तो इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है हमारे देश के डिसइंटीग्रेशन के लिए, समझ में गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, थर्ड पॉइंट जिसको बोलता हूँ डेवलपमेंट इम्बैलेंस। डेवलपमेंट इम्बैलेंस, अब देखो हमारे यहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैटर्न है वो अनइवन है, समझ में गया, इनएडिक्वेट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, समझ में गया, और उसका कॉन्सिक्वेंट भी क्या होता है, जब इनएडिक्वेट प्रॉपरली आप इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाओगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आती है ना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के कारण बैकवर्डनेस आती है कुछ रीजन की, जिसको हम बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस, है ना, ये रीजनल इम्बैलेंस, डेवलपमेंट इम्बैलेंस मतलब ये है, इसके कारण क्या होता है, रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, गैप आएगा, गैप आएगा किस चीज़ से रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक गैप, सोशियो इकोनॉमिक गैप, कुछ रीजन खूब आपको डेवलप्ड दिखेंगे जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कुछ रीजन जैसे बिहार झारखंड ये अंडर डेवलप्ड दिखेंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, तभी तो जा कर के ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आई है, इसके कारण कुछ रीजन का बैकवर्डनेस आया है। सिर्फ ये स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट मतलब इंटर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्रा स्टेट भी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है। इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटीज़ मतलब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ था, तो क्या हो रहा था, तेलंगाना एक फॉरेस्टेड रीजन है ना, प्लेट्यू रीजन है, उसके साथ साथ यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और वहीं पर जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन था वो प्लेन एरिया था, कोस्टल एरिया था, है ना, एग्रीकल्चरल की प्रॉब्लम नहीं, फ्लड आए तो जो ड्रॉट आए तो वो तेलंगाना वाला सफ़र करे, भाई तेलंगाना में मिनरल्स होते थे, यूटिलाइज कौन करता था, आंध्रा वाले करते थे, कोस्टल आंध्रा वाले करते थे, तो उनको लगा कि भाई हमारे रिसोर्स से हमारे सारी चीज़ों से इनका बेनिफिट हो रहा है और हमको बैकवर्डनेस में रखा गया, तो फिर वो उन्होंने एक क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई, कोस्टल आंध्रा वाले खूब डेवलप हो गए और ये जो तेलंगाना वाले लोग थे वो पुअरली डेवलप थे, है ना, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो फिर उसके बाद में डिमांड पड़ी और दोनों अलग हुए, समझ में आ गया, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बोला कि नहीं हमारे रिसोर्सेस में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, और दुनिया भर की बातें, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सेपरेट स्टेट की डिमांड की और सेपरेट स्टेट बन गया, समझ में क्या। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा, मध्य प्रदेश वगैरह में भी जो ये बुंदेलखंड वाले रीजन है ये भी बोलते रहते हैं कि भाई हमको अलग होना है ना, क्या होता है कि जब बैकवर्डनेस होगी किसी रीजन की, जब वो वहाँ के लोग अपने आप को रिलेटिव डिप्राइव समझेंगे आपसे, मतलब एज अ होल रीजन तो डेवलप हो रहा है लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, बैकवर्डनेस आएगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आएगी, इससे वहाँ के लोगों में सेल्फ ऑफ एलिनिएशन आएगा, है ना, एक सेंस ऑफ एलिनिएशन आएगा, उससे क्या होगा, वो सोचेंगे कि भाई हमको हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसलिए क्या करें हम अलग हो जाते हैं, समझ में गया। तो फिर इसके कारण क्या होता है, इसके कारण देखो वायलेंस हो सकता है, लार्ज स्केल में माइग्रेशन हो सकता है, या तो माइग्रेशन होगा जहाँ पर लोग उस रीजन में रहना ही पसंद नहीं करेंगे, वहाँ से मूव करना चालू कर देंगे, जैसे बिहार और यूपी से लोग मूव करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, पंजाब, इस रीजन, तो माइग्रेशन चालू हो सकता है। और मैंने बताया ना इसके साथ साथ एक डिमांड बढ़ जाएगी जिसको सेपरेटिज्म बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर
बाकी पूरे इंडिया का तो डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि भाई वहाँ के लोगों को बहुत सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन है और सेंस ऑफ एलिनिएशन है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ये सारे बहुत सारे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में कि भाई हम अलग हो जाते हैं, सेपरेटिज्म। तो पहले तो क्या होता है, पहले भाई माइग्रेशन वगैरह प्रोटेस्ट होते हैं, बाद में इस चीज को लेकर के वायलेंस हो सकता है और एक्सट्रीम केस में वो सेपरेटिज्म की तरफ जा सकता है। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने आपको बता दिया ना नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के आप बता दोगे तेलंगाना, और इसका एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। इसके साथ साथ बहुत सारे सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है जो आजकल डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रीजनल इम्बैलेंस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्बैलेंस के कारण ये डिमांड्स उठती रहती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या है? देखो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर एक्सेसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है ना, जैसे जिनकी टेरेन डिफिकल्ट टेरेन है, वहां की टोपोग्राफी बहुत कठिन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है, मेनलैंड से थोड़ा आइसोलेटेड है, सिर्फ एक छोटा सा कॉरिडोर से कनेक्टेड है जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, जिसको हम चिकन स्नैक भी बोलते हैं। तो इससे वो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो आइसोलेट हो गया, मेनलैंड से थोड़ा सा आइसोलेट हो गया। समझ में आ गया ना? तो इसके कारण क्या होता है, वहां पर भाई पीपल्स का मूवमेंट भी कम है। समझ में आ गया? वहां पर अब टोपोग्राफी ऐसी है कि हम प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं डेवलप कर सकते। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, ब्रिज, रेलवे, ये सब प्रॉपर तरीके से नहीं डेवलप कर सके, प्लस वहां पर आपस में जो रीजन है उसको बेटर तरीके से चाहते तो हम इंटीग्रेट कर सकते थे, जोड़ सकते थे, बट वहां पे आपस में जो एरियाज हैं वो भी स्कैटर्ड हैं, अलग अलग हैं। कुछ बहुत हिली एरियाज है, असम है तो असम में देखो कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है भी, बाकी जो अदर रीजन देखो वो हिली रीजन है, वहाँ की टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है। अरुणाचल देख लो पूरा लोफ्टी माउंटेन्स है ना भाई, मेघालय वाला देख लो पूरा प्लेट्यू वाला रीजन है। तो यहाँ पर ना, और वहाँ पे हार्ड रॉक्स है, इसीलिए वहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, फिर भी वहाँ के लोगों को पानी की बड़ी किल्लत रहती है, क्योंकि अगर मिट्टी होती तो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में जाता और रिचार्ज होता, लेकिन वहां पर मिट्टी ना हो करके ज्यादातर एरिया क्या है, रॉकी एरिया है। रॉकी एरिया है तो पानी परकुलेट नहीं करता, सीधे निकल जाता है। और रॉकी एरिया होने के कारण क्या होता है, हम कैनाल नहीं बना सकते, कैनाल के साथ साथ हम क्या नहीं कर सकते, रोड नहीं डेवलप कर सकते, रेलवे नहीं डेवलप कर सकते। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ऐसा होगा कि वहां पर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण वो रीजन और भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाएगा। समझ में आएगा? एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। समझ में आ गया? इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वहां पर देखो वहां की जो अलग अलग ग्रुप्स होती हैं उनके अंदर एक अपनी आइडेंटिटी को लेकर के ग्रुप इंटरेस्ट इमर्ज होते हैं, और वहां पर आइडेंटिटी इश्यूज बनते रहते हैं जिनके कारण वो डिमांड करते हैं सेपरेटिज्म का। समझ में आ गया? इसमें बहुत सारे इंस्टेंस आपको देखने को मिलते हैं सेपरेटिज्म का। इसके अलावा वहां की देखो जो एनवायरमेंट है ना, वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको ट्रीज, लग्जूरियस वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ये चीज़ ब्रीडिंग ग्राउंड होती है काहे के लिए, इंसर्जेंसी के लिए और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ऑर्गेनाइज क्राइम का। समझ में, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसके कारण क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा लूप होल्स होते हैं, तो जिसके कारण और लोगों को थोड़ा सा वहाँ की लोगों की जो दिनचर्या होती है वो उतनी अच्छी नहीं रह पाती। समझा गया? क्योंकि भाई पीस स्टेबिलिटी रहेगा तो सब कुछ सही है। अब वहाँ पे लोगों को हर दिन ये थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है, और ये इंसर्जेंसी और टेररिज्म के इशूज होते हैं। तो भाई उनको लगता है कि भाई हम क्यों ना अपना सेपरेट ही रहें इन सब चीज़ों से दूर। तो वहाँ पे इसलिए क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण आपको सेपरेटिज्म होता है, सेपरेटिज्म होता है, ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी पॉइंट हुई है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, ये वही पॉइंट आ गया सेकुलरिज्म वाला। रीजनलिज्म देख लिया था, अब सेकुलरिज्म वाला देख लें, है ना। इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है जब सेकुलरिज्म हमारा कमजोर पड़ता है। सेकुलरिज्म कमजोर पड़ने का मतलब क्या है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस हैं अब उनमें इनटॉलरेंस देखने को मिलता है ना। इनटॉलरेंस देखने को जब मिलेगा तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के प्रति क्या होती है, हॉस्टाइल होगी,
है एंटेगोनिस्टिक हो जाएगी। हॉस्टाइल एंटेगोनिस्टिक होने का मतलब क्या है कि भाई एक दूसरे के विचार को पसंद ना करना, एक दूसरे के जो आइडियाज हैं उसको रिस्पेक्ट ना देना, एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल होना, समझेगा, और एक दूसरे के खिलाफ वॉयलेंस का सहारा ले लेना, ये सब चीजें बढ़ती है तो क्या होता है रिलीजियस, जब ये सब हम आप देखते होंगे मीडिया भी यही कुछ कर रही है, सोशल मीडिया में यही कुछ होता रहता है, समझ में गया, और इवन पॉलिटिशियंस यही सब कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जब इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बढ़ने का काम ये सब काम ज़्यादा हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लगेंगे, तो भाई क्या होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है उनके बीच में क्या होगा, फियर होगा। जो माइनॉरिटी में रहेगी जिस रीजन में, वो कम्युनिटी फियर में रहती है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में ये बोला था कि जिस दिन ये आपका बाबरी मस्जिद वाला केस की सुनवाई थी, उस दिन वहाँ से पूरे लोग जो मुस्लिम लोग थे वो पलायन कर गए थे, समझ में, उनको एक फियर था कि भाई अगर मान लो कुछ हो गया तो कहीं इंस्टेबिलिटी ना हो जाए। तो वहाँ से बहुत सारी फैमिली ने क्या कर दिया था, वहाँ से मुस्लिम फैमिली वहाँ से पलायन कर गई थी, समझ में। तो ये क्या होता है, एक फियर हो जाता है जब पता है कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा अगर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होते हैं, कम्युनल हेट्रेड अगर होता है, एंटागोनिस्टिक हो गए हैं एक दूसरे के, फीलिंग ऑफ थोड़ा सा एक इनटॉलरेंस है, अगर ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है, फियर भी होता है, मिसट्रस्ट भी होता है, भरोसा नहीं होता आपस में कम्युनिटी में, समझेगा। इसके कारण क्या होता है, सोशल फैब्रिक वो हमारा कमजोर होता है, उसके कारण हमारा सेकुलर फैब्रिक कमजोर होता है, जिसके कारण क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, यूनाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोशल फैब्रिक और सेकुलर फैब्रिक। यहाँ से दोनों ही चीज कमजोर हो रही है। जब दोनों ही कमजोर हो रही है तो ऐसे ही तो हो रहा था धीरे धीरे करके, जब प्री इंडिपेंडेंस के समय देश टूट रहा था, तो धीरे धीरे करके 3 स्टेजेस में गुजरता है। 3 स्टेजेस में थर्ड स्टेज में एक ऐसी स्टेज हो जाती है जहां पर एक कम्युनिटी दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहती है ना, जहां पर वो समझ लेती है कि भाई रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, सेपरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं और सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लगते हैं, समझा क्या। तो वो क्यों होता है, इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट के कारण। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, इसके साथ साथ इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट। इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहे हैं, जैसे जब रीजनलिज्म इमर्ज होता है ना, रीजनलिज्म इमर्ज होता है तो ये अफेक्ट करता है ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को, है ना। बहुत सारे जैसे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे कि बिहार को लेकर के महाराष्ट्र में कम्युनिकेशन को लेकर के कितनी दिक्कत है। फिर उसके अलावा बहुत सारे स्टेट में अब ट्रेड को लेकर के ये होने लगा है कि भाई ये वाला ट्रेड रोक देते हैं, ये वाला ट्रेड रोक देते हैं, समझ में। अभी एक रिसेंटली कोरोना के चक्कर में बहुत सारे ट्रेड वगैरह रुक गए हैं और रीजनलिज्म को ज़्यादा फेवर मिलता है, स्टेट अपना ही इंटरेस्ट देख रही है, समझ में। क्या पैरोकियल व्यू हो जाते हैं स्टेट के, है ना। अभी रीजनलिज्म में आपने सुना होगा कि केरल से कुछ लोग इलाज करवाने आते थे कर्नाटक में, अभी एडिटोरियल आया था कुछ दिन पहले, तो क्या हुआ था कि वो लोगों ने बैन लगा दिया था कि बोला कि आप यहाँ पे इलाज करवाने नहीं आ सकते, क्योंकि कर्नाटक में सस्ता पड़ रहा था इलाज, और वो थोड़ा सा रिलेटिवली ये बात है वहाँ की, कासरगोड जिले से लोग जाते थे वहाँ पे इलाज कराने। कासरगोड से अगर आप कोची वगैरह जाओगे इधर पे तिरुवनंतपुरम तो दूर पड़ता है, और कासरगोड से अगर आप वहाँ पे जाते हो कर्नाटक में, शायद बेंगलोर या मैंगलोर, कहाँ की बात है मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट उस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट बड़े अच्छे से हो जाता था और बहुत मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता था इनको, तो ये लोग उधर जा रहे थे। लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में ये सब लोगों ने रोक दिया था, ट्रेड वगैरह रुक गए। ट्रेड वगैरह रोकने के साथ साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी रुक गया स्टेट्स के बीच में। जब और स्टेट का को फोकस करने लगे, अपने रीजन पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो इसके कारण जब ट्रेड एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैंने क्या बताया, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन होता है तो पीपल का मूवमेंट होता है, पीपल का मूवमेंट होगा तो पीपल का इंटरेक्शन होगा तो यूनाइट रहते हैं लोग। लेकिन जब ऐसी चीजें होती है, रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को पे रोक लगाई जाती है, समझ में क्या। और स्टेट इसके कारण क्या होता है, रीजनलिज्म को आप बढ़ावा दोगे तो इसके कारण क्या होता है, स्टेट के बीच में फिर डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तमिलनाडु कावेरी को लेकर के अपने रीजन को फेवर करता है, नेशनल बाकी स्टेट का नहीं देखता है। वहीं पर कर्नाटक उस चीज को लेकर के अपने रीजन के लोगों को फेवर करता है, दूसरे के इंटरेस्ट को नहीं देखता है। बाद में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, पहले तो ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट दिया, दोनों ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वर्डिक्ट दिया,
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फिर काफ़ी हद तक इनको कन्विंस करा पाई। तो ऐसा क्या होता है भाई, जब इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट होंगे तो लोगों के अंदर भी तो इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, रीजनलिज्म को लेकर के। और रीजनलिज्म के कारण क्या बताया मैंने, लोग अपने इंटरेस्ट को फेवर करेंगे, अपने रीजन को फेवर करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब ऐसा करेंगे तो भाई दूसरे रीजन के जो लोग हैं उनके प्रति हॉस्टिलिटी बढ़ेगी। जब ऐसा होगा तो अगेन वही सोशल फैब्रिक कमजोर होगा, सेकुलर फैब्रिक कमजोर होगा। और इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट के कारण क्या होता है, हमारे जो यूनिटी है इंडिया की, जो एक यूनिक फीचर है उसको थ्रेटन होता है। समझ में गया ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनका इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कुछ होती हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समझ में गया। कुछ बाहर के कंट्रीज, मैंने जब एनजीओज में बताया था आपको, तो कुछ एनजीओज को वो फंडिंग करते हैं। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में ऑपरेट करते हैं, बाहर से उनको फंडिंग मिलती है, कश्मीर में आपको पता है ना। बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होती हैं जो कि इंडिया में रह करके वायलेंस को प्रमोट करती हैं। अभी जो दिल्ली रायट्स हुआ था उसमें बहुत सारे ग्रुप्स का नाम आया था, समझ में क्या। वो जो फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म है उसको यहाँ पर ब्रीड करती हैं, समझ में क्या। जैसे आईएसआई क्या करता है, जो मुजाहिदीन होते हैं उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट देता है, काहे के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में फाइट करने के लिए, समझ में गया। और इस सेपरेटिव टेंडेंसी के कारण क्या होता है, लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंस को अपनाते हैं और इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट हॉस्टाइल हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट ये फिर एक ग्रीवेंस शो करते हैं। और ग्रीवेंस अगर पॉजिटिव में शो करो तो फिर भी सही है, ये वायलेंस का रास्ता अपनाते हैं, समझ में रहा है। तो यहाँ पर बाहर के, और कई बार मैंने आपको बताया था कि भाई ये भी जो इंडिया में नक्सलिज्म है उसको फंडिंग होती है, बोलते हैं कि भाई ये जो कम्युनिस्ट देश हैं उनसे फंडिंग होती है, जो कि हमारे देश में नक्सलिज्म क्या करना चाहता है भाई, देश के जो इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है, जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहता है, उखाड़ फेंकना चाहता है, वो भी कैसे, वायलेंस के माध्यम से। तो भाई ये सब चीजें क्या है, ये थ्रेट है कि नहीं है, और इनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल है कि नहीं है। भाई बाहर से आईएसआई फंड कर रही है, बाहर से कम्युनिस्ट फंड कर रहे हैं, समझ में क्या। बाहर से बहुत सारे लोग होते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एनजीओस को फंड करते हैं और इंडिया में एक सेपरेटिज्म का माहौल बनाते हैं, वायलेंस का माहौल बनाते हैं, समझ में क्या। ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। तो इन सब चीजों के कारण भाई हमारे देश में थ्रेट होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल थ्रेट होगा हमारी किसके लिए, इंटीग्रिटी के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, एथनिक डिफरेंशिएशन। एथनिक डिफरेंशिएशन, एथनिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, देखो बहुत सारा एथनिक लोग रहते हैं, एथनिसिटी के लोग रहते हैं, इनके बीच में अक्सर हम देखा जाता है कि भाई इनके बीच में क्लैश होते रहते हैं, समझ में क्या, काहे को लेकर के। कई बार देखो जॉब कंपटीशन है, लिमिटेड रिसोर्स है, उनकी थ्रेट हो जाती है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है। कई बार मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बोडोज है ना, बोडोज के बीच में और बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स है उनके बीच में असम में ये थ्रेट देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया। जो बोडोज हैं और जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, तो बोडोज को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे रिसोर्स पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे कल्चरल को थ्रेट करते हैं, समझ में क्या। इससे क्या होता है, सन ऑफ सॉइल जो होता है, जस्ट सॉइल डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, सन ऑफ सॉइल जो थ्योरी होती है उसको एक्सेलरेशन मिलता है। जैसे असम में लोग क्या बोलते हैं कि भाई असम से सारे बाहरी लोगों को बाहर भेजो, जो भी बांग्लादेशी आए हैं, जो भी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं। और असम में जो जैसे आपने पढ़ा होगा आंसू वाला जो हुआ था, जो एनआरसी वाला इशूज है, ये काहे के रिलेटेड है, इसी से तो रिलेटेड है। बाहर के लोग आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे रीजन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को थ्रेट हो रहा है, हम यहाँ पर माइनॉरिटी में हो जाएंगे तो हमारे इंटरेस्ट अब प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे। तो फिर लोग क्या करने लगते हैं, अपने आप को असर्ट करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। पहले पीसफुल करते हैं, बाद में अगर ध्यान नहीं दिया तो वो वायलेंस हो जाता है। इससे सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन को बढ़ावा मिलता है। सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन क्या होता है, जैसे कि वहां के जो लोग होते हैं जो वहां पे बर्थ लिए, उनको ही सारे राइट्स होने चाहिए, उनको ही बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उन्हीं का रोल होना चाहिए, उन्हीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे चीजें बाकियों पर अप्लाई ना हो,
ये सिर्फ इन्हीं पर अप्लाई हो, ये सब क्या है, ये सब सन ऑफ सॉइल थ्योरी है। तो एथनिक डिफरेंशिएशन में यहाँ पे सन ऑफ सॉइल वाला एंगल आ जाएगा, सन ऑफ सॉइल वाला। सन ऑफ सॉइल से जो थ्योरी है, समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने। यहाँ पर एक ऐसा, ये ऐसी थ्योरी है जो कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अपने इंटरेस्ट को मतलब किन लोगों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जो लोग वहां पर ही बर्थ लिए हैं, समझ में। सन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल से ही जो जन्मे होंगे, मतलब उसी मिट्टी पे जिनका जन्म हुआ है, वही लोग उसके बेनिफिट उठाएं, वही उन्हीं लोगों को उसका अधिकार होना चाहिए, उन्हीं का रोल होना चाहिए, उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे प्रोविजन किसी और पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। इस चीजों को बोलते हैं सन ऑफ सॉइल थ्योरी। सन ऑफ सॉइल थ्योरी ये चीज महाराष्ट्र में भी फॉलो होती है, समझा क्या। वो लोग यही बात करते हैं कि भाई महाराष्ट्र में जो जॉब्स होता है वो मराठियों के लिए होना चाहिए। तो ऐसे ये सब चीजें क्या होती हैं, ये थ्रेट होती है हमारे जो नेशनल यूनिटी है और जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए, समझा क्या। तो ये जितने भी हमने फैक्टर देखे हैं, एक बार और बता देता हूँ आपको। रीजनलिज्म देख लिया, पॉलिटिक्स देख लिया, रीजनल इम्बैलेंस या फिर डेवलपमेंट इम्बैलेंस बता दिया आपको, एथनिक डिफरेंशिएशन बता दिया मैंने आपको, और इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बता दिया। इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट होता है, और एक्सटर्नल फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये सब पॉइंट जो है वो थ्रेट है हमारे यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए, समझेगा ना। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डाइवर्सिटी है क्या प्रॉब्लम, नहीं, प्रॉब्लम डाइवर्सिटी नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम डाइवर्सिटी को हैंडल कैसे कर रहे हैं, समझ में गया। जो प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक कन्फ्लिक्ट, ये सब क्यों अराइज हो रही हैं, है ना। क्योंकि ये सब इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि जो फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। अगर डेवलपमेंट इक्वल हो, डेवलपमेंट अगर सब जगह बराबर रूप से अगर आप ध्यान दो, तो ये जो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और एथनिक कन्फ्लिक्ट है, ये सब नहीं होता, समझ में। और दूसरा चीज, अगर आप किसी, जैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि उनके कल्चर, उनको लगता है कि प्रोटेस्ट नहीं है, तो आप उनको इंश्योर करो कि भाई आपका जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके कल्चर प्रोटेक्ट रहेंगे, और उसके लिए सरकार को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर सरकार ये सब चीजें ध्यान में रखती है, समझ में, क्लियर कट दे, ये सब चीजों पर ध्यान देगी, जिसके कारण ये जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट सब में हो, इनका कल्चर प्रोटेक्टेड रहे, सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, जो डेवलपमेंट हो वो इक्वल रूप से सब पे डेवलपमेंट हो, है ना, जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है सब पे जाए। अगर ये सब चीजें अगर सरकार ध्यान में देगी तो भाई ये थ्रेट नहीं रहेगा हमारे देश की जो वो है यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसके लिए, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देना कि हाँ, अब क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी वैल्यूज है वो गाइडिंग प्रिंसिपल होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो हमारे जो हमारी सोसाइटी है उसको बेटर तरीके से फॉलो करना चाहिए, समझ क्या। और हमारी जो स्टैग्नेशन हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में लेकर के, जिसके कारण हम डिक्लाइन होते हैं, उन सब चीज़ों को सरकार को एड्रेस करना चाहिए। कभी भी सरकार को मेजोरिटेरियन व्यू को अपनाना नहीं चाहिए, मतलब थोपना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ होमोजेनिटी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया का क्या है, हेट्रोजेनिटी ही बहुत उसी के लिए वो जानी जाती है। बस हेट्रोजेनिटी मेंटेन रखो, और जो भी मैंने आपको बताया फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट सब पे देते रहो, तो इसके कारण क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इतना ही दिक्कत है कि हम ये डाइवर्सिटी को बेटर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, किसी को ज़्यादा फेवर कर देते हैं, कोई इग्नोर हो जाता है। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो भाई क्या हो जाएगा कि हम यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रख सकते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, पाकिस्तान यही कर रहा था, मेजॉरिटी कल्चर को इम्पोज कर रहा था बांग्लादेश में, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो उसी के कारण क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ है। तो वही चीज हमको समझना है कि हम नहीं चाहते कि इंडिया अब दोबारा टूटे। एक बार टूट गया है इंडिया 1947 में, समझ में गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। वो क्यों टूटा था हमको पता है, उसके पीछे रीजन और पॉलिटिक्स और ये सब चीजें ही थी, कम्युनलिज्म। तो वही अगर हम चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ ना हो, तो हमको क्या करना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी वैल्यूज है ना, उन्हीं के हिसाब से हमारी सोसाइटी चलनी चाहिए, वही हमारे सोसाइटी के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए, है ना। कोई भी सोसाइटी जब क्या करती है, होमोजेनाइज करती है अपने आप को,
तो उसमें हमने आपको क्या बताया, जब कोई सोसाइटी आगे हेट्रोजीनियस को फॉलो ना करके सबको इक्वल इंपॉर्टेंस ना दे करके क्या करती है, होमोजेनाइज करने लगती है, यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ने लगती है और मेजोरिटेरियन कल्चर इम्पोज करने लगती है, तो वो सोसाइटी एक स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है और लंबे समय में वो डिक्लाइन होने लगती है और फिर उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो हमको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई हमारे साथ इंडिया में ऐसा ना हो। हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है 1947 का, और उसके साथ साथ 1971 का जब पाकिस्तान यही चीज कर रहा था बांग्लादेश के ऊपर, तो क्या हुआ था उसका रिजल्ट हमको ये सब चीजें पता है। तो सरकार को यही चीज ध्यान में रखनी है, जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है सब पे जाए, प्लस कोई भी एरिया जो है रिलेटिवली डिप्राइव्ड ना रहे, समझ गया, कल्चर सबके प्रोटेक्टेड रहे, समझ गया, और बाकी जो फैक्टर्स जो भी मैं अपन ने डिस्कस किए हैं ऊपर, वहां से आप ये सब चीजों को लेकर के इसका सॉल्यूशन बता सकते हो, समझ में क्या। तो ये जो थ्रेट वाला था, कौन से फैक्टर हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था आपका थ्रेट्स टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो वो हमने कर लिया, क्लियर है।